हाय फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं अनिल मोहन द्वारा लिखा गया उपन्यास रफ्तार का पार्ट 16। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। स्टेपनी बदलने का मामला क्या है? क्यों बदली स्टेपनी? ये ड्रामा कर रहा है। सोहनलाल का सूखा चेहरा सख्त हो गया। नहीं, इन लोगों का इस सारे मामले में सिर्फ इतना ही वास्ता है। हीरो के बारे में ये नहीं जानते। देवराज चौहान कष्ट लेते हुए सख्त स्वर में कह उठा, असल बात कुछ और ही है। क्या? स्टेपनी में हीरे न मिलने पर सोहनलाल अजीब तरह से उलझन में फंसा था। किसी को हमारी योजना के बारे में मालूम था या फिर बाद में मालूम हो गया। वो यहाँ तक जान गया कि हीरे स्टेपनी में है। उसने स्टेपनी बदल दी। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर कह उठा, इस काम में हमें 2 आदमियों की तलाश करनी है। कौन 2 आदमी? एक तो वो जो हम सबकी जान के पीछे पड़ा है, हम लोगों को ख़त्म करके हीरो को पाने की चेष्टा में है, और दूसरा वो जिसने स्टेपनी बदलकर हीरो को हासिल कर लिया है। सोहनलाल के माथे पर बल नज़र आ रहे थे। ये दोनों बातें मुझे अजीब सी लग रही हैं। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगा ली। वो कैसे? देवराज चौहान के होठ बिचे हुए थे। पहली बात तो ये है कि किसी बाहरी व्यक्ति को हमारी योजना का कैसे पता चला? किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर कोई हमें ख़त्म करके हीरो को पाने के फेर में कैसे पड़ गया? दूसरी बात यह है कि जगमोहन ने जब स्टेपनी में हीरे छिपाए होंगे तो जाहिर है पास में कोई भी नहीं होगा। तब किसी को कैसे पता चल गया कि हीरे स्टेपनी में रखे गए हैं और उसने चुपचाप स्टेपनी ही बदल दी? उसे स्टेपनी बदलने का मौका कब और कहाँ मिला होगा? मिल भी गया होगा तो तभी बुझेसिए ने हाथ जोड़कर टोका, भाइयों, अब अगर हमारी ज़रूरत ना हो तो हमें जाने दो। बहुत काम है हमारे पास। मुझे कल सुबह बहन के घर जाना है। वक्त कम है। कपड़े वगैरह धोने हैं। नहाना धोना भी है। शेव भी करनी है। सुबह सुबह ये काम करने में सुस्ती आ जाती है, तो हमें इजाज़त है। अब आपको ये तो मालूम हो गया होगा कि हम बहुत शरीफ बंदे हैं, चोर नहीं हैं, खूनी नहीं हैं। गरीब है तो क्या हुआ, हमारी भी इज्जत है। क्यों उस्ताद जी? देवराज चौहान ने सोच भरी निगाहों से दोनों को देखा। हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं। सोहनलाल कह उठा, इन्हें या टेम्पो को जाने देना ठीक नहीं हो सकता है। सारा किया दरा इन्हीं का हो और हम शरीफ बंदे हैं जी। पुजे सिंह कह उठा, हमारी शराफत पर उंगली मत उठाना जी। गांव चलकर तोते वाले ज्योतिषी से पूछ लो, वो तो माथा देखकर बता देते हैं कौन चोर है और कौन नहीं। तुम दोनों कौन से गांव में रहते हो? देवराज चौहान ने पूछा। बुझे सिंह ने अपना गांव बताया। अमृतलाल ने अपना गांव बताया। तो फैसला हो गया उस्ताद जी, हम यहाँ से चलते हैं। बुझे सिंह कह उठा। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर सिगरेट एक तरफ उछाल दी। एक शर्त पर तुम लोग जा सकते हो, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। वो भी बता दो। क्यों उस्ताद जी, सुन लेने में क्या हर्ज है? हमें कभी भी तुम लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, और मैं नहीं चाहता कि किसी पार्टी का माल टेम्पो में लाद कर कुछ दिनों के लिए फिर किसी दूसरे शहर चले जाओ। यहाँ से जाना है तो वहीं अपने कमरे में रहना होगा जब तक हम चाहें। देवराज चौहान ने
दोनों को देखा। सुना उस्ताद जी, मुझे सी मुंह बनाकर कह उठा, ये तो हमें भूखा मारेंगे। कहते हैं काम धंधा छोड़कर बैठ जाओ। अब पूछो इनसे, काम नहीं करेंगे तो पेट कैसे भरेंगे, खाएंगे कहाँ से। बुझाया ठीक कहता है। अमृतलाल कह उठा, हम गरीब बंदे हैं, कमाते हैं और खाते हैं। हमारे लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। हाथ पर हाथ रखकर खाली हाथ हम नहीं बैठ सकते। खर्चे की फिक्र न करो। देवराज चौहान ने 10,000 की गड्डी निकालकर उनकी तरफ बढ़ाई। बैठकर आराम से खाओ, जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो और मिल जाएंगे। टेम्पो की सीटें जो हमने फाड़ी है वो भी नई बनवा लेना, लेकिन तुम दोनों को टेम्पो के साथ हर वक्त उसी किराए के कमरे में मौजूद रहना है। बुझे सिंह ने फौरन गड्डी थाम ली। उस्ताद जी, ये तो कमाल हो गया। बैठे बैठे हम माला माल हो गए। भगवान करे इनको हीरे कभी न मिले और ये हमें इसी तरह बैठाकर खिलाते रहे। बुझे सिंह आँख फाड़े हाथ में पकड़ी गड्डी को देख रहा था। वैसे मैंने सुना है कि 100 के नोटों की गड्डी हो तो उसमें पूरे 10,000 रुपये होते हैं। उड़ती उड़ती खबर मैंने भी सुनी है कि 100 के नोटों की गड्डी में 10,000 होते हैं। सोहनलाल ने तीखे स्वर में कहा, गिनती आती है या मैं गिन दूँ कि पूरे हैं कि नहीं। अजी, तुसी क्यों गिनने की तकलीफ़ करते हो, मैं एक एक जमा करके गिन लूँगा। उस्ताद जी भी गिनने में कुछ तो हेल्प करा ही देंगे। बुझे सिंह गड्डी को जेब में डालता हुआ बोला, वैसे तो ये रुपए टेम्पो की सीट कवर लगवाने में ही खर्च हो जाएंगे। कुछ रोटी पानी मक्खन के लिए भी दे देते तो बहुत मज़ा आ जाता। टेम्पो की सीट कवर लगवाने में 10,000 खर्च हो जाएंगे। सोहनलाल ने कड़वे स्वर में कहा, हाँ जी, ज़माना बहुत महंगा हो गया है। मैं तेरे को 1,000 रुपये में टेम्पो के सीट कवर लगवा देता हूँ। चल, रब्दा नाम लो। बुझे सिंह हड़बड़ा कर कह उठा, हम खुद लगवा लेंगे। क्यों उस्ताद जी, वो शामनलाल के पास ले चलेंगे टेम्पो को, अपने गांव का है, रियायत कर देता है, काम चला लेंगे। देवराज चौहान ने दोनों को घूरा, एक बात अच्छी तरह सुन लो कि कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। देवराज चौहान के स्वर में एकाएक खतरनाक भाव झलक उठे। तुम लोगों को हर वक्त अपने कमरे में ही मिलना है। टेम्पो घर के बाहर गली में ही खड़ा कर देना, वरना। साहब जी, तुसी फिक्र न करो, तुसी नोट दिते ना, जो कहोगे वही करेंगे। क्यों उस्ताद जी। हाँ, अमृतलाल ने सिर हिलाया। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो और ले लेंगे। आते जाते रहना, नहीं तो नोट ख़त्म होने पर हम तो टेम्पो लेकर फिर काम पर लग जाएंगे। आखिर दाल में मक्खन डाल के पेट तो भरना ही है। जाओ यहाँ से। देवराज चौहान का स्वर सख्त था। हर वक्त अपने कमरे पर ही मिलना, अगर वहाँ से गायब हो गए तो क्या बात करते हो, हम पागल हैं जो बैठे बिठाए मिल रही रोटी को लात मारेंगे। क्यों उस्ताद जी, हम वहीं मिलेंगे जी, रात को भी दिन को भी। आओ उस्ताद जी। बुझे सिंह ने फौरन बिखरी स्टेपनी को समेटा। दोनों वहाँ से हिले और टेम्पो में जा बैठे। देखते ही देखते टेम्पो स्टार्ट हुआ और आगे बढ़ गया और धीरे धीरे उनकी निगाहों से ओझल होता चला गया। ये टेम्पो के साथ कहीं खिसक गए तो। सोहनलाल ने देवराज चौहान को देखा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हीरे न तो इनके पास है और न ही टेम्पो में। देवराज चौहान ने होठ बींचकर कहा, सवाल ये उठता है कि हीरो वाली स्टेपनी कौन ले गया और किसने उसकी जगह
दूसरी स्टेपनी रख दी कि स्टेपनी के चोरी होने का शोर शराबा न हो, किसी का ध्यान स्टेपनी की तरफ न जाए। सोहनलाल ने सोच भरे अंदाज में कस लिया। एक है जिसे हम लोगों की हरकतों की खबर हो सकती है। सोहनलाल कह उठा, कौन? वो इंसान जिसने भटनागर ने वो बंगला लिया था। कम से कम वो इंसान स्टेपनी में मौजूद हीरो के बारे में नहीं जान सकता, क्योंकि तब तक हम डकैती कर चुके थे। हीरे जगमोहन के पास थे, जिसे वो दिन में ही स्टेपनी में छिपा चुका था। और भटनागर ने जब बंगले का इंतजाम किया तो तब तक जगमोहन पुलिस स्टेशन में था। सोहनलाल गहरी सांस लेकर रह गया। आखिर डकैती और हीरो की बात बाहर कैसे निकली, समझ में नहीं आता कि किसी को कैसे पता चला कि जगमोहन ने स्टेपनी में हीरे छिपाए हैं। देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा, जगमोहन से एक बार फिर खुलकर बात करनी पड़ेगी। किन हालातों में उसने स्टेपनी में हीरे छिपाए? सोहनलाल कुछ कहने लगा कि एकाएक खामोश हो गया। उसकी निगाह रंजन तिवारी पर जा टिकी, जो चंद कदमों की दूरी पर मौजूद पेड़ के तने के पीछे से निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगा था। ये कौन है? सोहनलाल के होठों से निकला। वो सतर्क हो उठा था। देवराज चौहान ने फौरन उधर देखा। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गई। कांस्टेबल ओमवीर के बताए हुलिये के दम पर वो फौरन समझ गया कि ये बीमा कंपनी का जासूस रंजन तिवारी है। रंजन तिवारी पास आकर ठिठका और शांत भाव से मुस्कुराकर बोला, आप लोगों ने पहचाना नहीं होगा, मैं कमीना यही है वो जो छिपकर हम लोगों की जान के पीछे। सोहनलाल ने कहना चाहा, मैं वो नहीं हूँ सोहनलाल जी। ओह, तू मेरा नाम भी जानता है? कहने के साथ ही सोहनलाल ने दांत बींचकर जेब से रिवॉल्वर निकाली और आगे बढ़कर नाल उसके पेट से लगा दी। बता, स्टेपनी कहाँ है? उसमें पड़े हीरे कहाँ? सोहनलाल जी, रंजन तिवारी ने शांत भाव से कहा, अगर हीरे मेरे पास होते, मुझे मिल गए होते, तो मैं आप लोगों के पास यहाँ पर क्यों मौजूद होता? मज़े से कहीं बैठा गुणगान कर रहा होता। तुम? सोहनलाल ने कहना चाहा। रहने दो सोहनलाल, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, इसका नाम रंजन तिवारी है। ये बीमा कंपनी का जासूस है। कंपनी के लिए इसे भी हीरो की तलाश है कि कंपनी को बीमे की रकम केटली को न देनी पड़े। ओह, सोहनलाल के होठ सिकुड़े। उसने रिवॉल्वर हटा ली। तुम जानते हो मुझे? रंजन तिवारी ने अजीब सी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। ओमवीर को जब तुमने कागज़ पर टेम्पो वाले का गलत पता लिखकर दिया था, तो तब ओमवीर से मुझे तुम्हारा हुलिया नाम पूछने की जरूरत पड़ी थी। देवराज चौहान की निगाह एकटक उस पर थी। मैं ये नहीं जान सका कि तुम मुझ पर नज़र रख रहे हो। मैं बंगले से ही तुम पर नज़र रख रहा हूँ। तुम लोगों की सारी हरकतें मेरी निगाहों में रही। जगमोहन पर मेरी निगाहों के सामने हमला किया गया। हमला करने वाले ने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। बंगले में कोई तुम लोगों को मार रहा है, मैं जान चुका था। अब नानकचंद की भी जिसने जान ली। मैंने उसे दूर से देखा। उसके चेहरे पर रुमाल बंधा हुआ था। और तो और रात को जब तुम टेम्पो वाले अमृतलाल के घर पर
उसका इंतज़ार कर रहे थे तो मैं गली के बाहर टेम्पो आने का इंतज़ार कर रहा था। आधी रात के बाद का वक्त था जब उसी व्यक्ति ने चाकू से मुझ पर हमला किया, मेरी जान लेने की चेष्टा की, परंतु वो कामयाब नहीं हुआ और भाग गया। वो ताकतवर व्यक्ति था, उसके पास चाकू था, फिर भी वो भाग गया। तो मेरे ख्याल से इस डर से भागा कि कहीं उसके चेहरे पर से रुमाल उतारकर उसका चेहरा न देख लूं। यानी कि वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे देखकर उसे पहचाना जा सकता है और वो अपनी पहचान नहीं करवाना चाहता। देवराज चौहान और सोहनलाल की नज़रें मिली। उसने तुम्हारे साथियों की जान ली। जगमोहन की किस्मत अच्छी रही कि शायद वो बच गया है और मुझे भी ख़त्म करने की कोशिश की गई। इससे साफ जाहिर है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी हीरो की तलाश करे। इस मामले से जुड़े हर व्यक्ति को वो ख़त्म कर देना चाहता है। रंजन तिवारी ने गंभीर स्वर में कहा, इसका एक ही मतलब है कि या तो हीरे उसके पास है या फिर हीरो को पाना चाहता है। तुम हमसे क्या चाहते हो? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। तुम्हें भी हीरो की तलाश है और मुझे भी। जगमोहन ने जहाँ हीरे रखे थे वहाँ से गायब हो गए हैं। रंजन तिवारी ने देवराज चौहान को देखकर कहा, इस सारे मामले में हालात ऐसे बन गए हैं कि हीरो तक पहुंच पाना अब आसान नहीं रहा। अगर हम दोनों हीरो को मिलकर तलाश करें तो शायद हीरे मिल जाए। हमारा साथ नहीं बन सकता। देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा, तुम बीमा कंपनी के हक में हीरो को ढूंढ रहे हो और हम अपने लिए हीरो की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में आधे आधे रंजन तिवारी मुस्कुराया। क्या मतलब? सोहनलाल के होठों से निकला। बीमा कंपनी को अगर मैंने आधे हीरे भी दे दिए तो कंपनी को कुछ राहत मिलेगी और बाकी के आधे हीरे तुम लोगों के दोनों का कुछ न कुछ तो मिलेगा। शायद हम मिलकर हीरो को ढूंढने में कामयाब हो जाएं। मतलब कि आधे आधे के सौदे में हम लोग साथ मिलकर हीरे ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। इस काम में तुम्हारे साथ की ज़रूरत नहीं। सोहनलाल ने रिवॉल्वर जेब में रखते हुए कहा, हीरे तुम्हारी सहायता के बिना भी ढूंढ सकते हैं। तुम बेशक ढूंढ सकते हो। रंजन तिवारी कह उठा, लेकिन हीरो के मामले के हालातों से जितने तुम लोग वाकिफ़ हो उतना मैं भी हूँ। कुछ सोचे तुम्हारी है कि हीरे कहाँ हो सकते हैं, कौन ले जा सकता है, और कुछ सोचे मेरी भी हैं कि हीरे कौन ले जा सकता है। यानी कि मिल मिलाकर शायद जल्दी हीरो तक पहुंच पाएं या फिर भी न पहुँचे, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा उलझ गया है। तुम्हारे ख्याल से हीरे कौन ले सकता है? देवराज चौहान ने पूछा। रंजन तिवारी मीठे ढंग से मुस्कुराया। इसी बात का तो आधे आधे का सौदा कर रहा हूँ। हाँ करो तो कहीं बैठकर बात करते हैं। मैं तुम्हारे बारे में कुछ हद तक जानता हूँ देवराज चौहान। जुबान दे दोगे तो पीछे नहीं हटोगे। यानी कि मैं जानता हूँ कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है, इसलिए सौदा करने सीधे सीधे तुम्हारे पास आ गया। सोहनलाल ने होठ सिकोड़कर देवराज चौहान को देखा। मुझे इस वक्त हीरो से ज़्यादा दिलचस्पी इस बात की हो रही है कि हीरे कौन ले गया, जबकि किसी को भी नहीं मालूम था कि हीरे जगमोहन ने कहाँ छिपाए हैं। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। तो आधे आधे में सौदा पक्का? अभी नहीं।
देवराज चौहान ने कहा। हाँ या न कहने से पहले मैं जगमोहन से बात करके तसल्ली से उस वक्त के हालात के बारे में जानूंगा जब उसने हीरे छुपाए थे। उसके बाद ही फैसला करूंगा। तो ज़रूरत पड़ने पर हमारी मुलाकात कहाँ होगी? रंजन तिवारी ने कहा। अब से ठीक 3 घंटे बाद दादर स्टेशन के बाहर मिलना। मैं नहीं पहुंचा तो समझना हम दोनों का मामला एक साथ नहीं बन सकता। देवराज चौहान ने सोच भरे सपाट स्वर में कहा। वर्मा कार ड्राइव कर रहा था। रंजन तिवारी उसकी बगल में बैठा सोचों में था। तिवारी साहब, वर्मा ने खामोशी को तोड़ा। मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि देवराज चौहान के पास जाकर इस तरह की बात करने का क्या फ़ायदा है। हीरो को ढूंढने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। अब हालात पहले वाले नहीं रहे वर्मा। रंजन तिवारी गंभीर स्वर में बोला। पहले सब कुछ सामने हो रहा था और अब कुछ भी सामने नहीं होगा। हमें मालूम नहीं हो पाएगा कि देवराज चौहान क्या कर रहा है। उसे हीरे मिले या नहीं। केसरिया, नानकचंद और उनका एक साथी और मारा जा चुका है। संख्या कम हो जाए तो फिर उनकी हरकतों के बारे में कैसे पता चलेगा? दूसरे जगमोहन ने जहाँ हीरे रखे थे वहाँ नहीं मिले। इस बात ने उन्हें चकरा कर रख दिया है। कौन ले गया हीरो को मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। ऐसे में देवराज चौहान से मिलकर चलना जरूरी हो गया था कि उनकी हरकत सामने रहे। पीछे रहकर अब देवराज चौहान पर नज़र रखना संभव नहीं था। हमें नहीं मालूम कि देवराज चौहान कहाँ गया है। वर्मा उलझन भरे स्वर में बोला। अगर वो दादर स्टेशन के बाहर नहीं मिला तो हमें ये भी नहीं मालूम हो पाएगा कि देवराज चौहान है कहाँ। हाँ, लेकिन ये रिस्क लेना ज़रूरी था। अगर वो दादर स्टेशन पर आकर हमें मिला तो मेरी आधी योजना सफल हो जाएगी। रंजन तिवारी कह उठा। देखते हैं क्या होता है। अगर हीरे मिले तो आधे उसे दे देंगे आप? नहीं। रंजन तिवारी गंभीर हो गया। 4.5 अरब के हीरे मेरे तो है नहीं कि उसके बारे में आधा आधा करने का फैसला कर लूँ। अगर मैंने आधे हीरे बीमा कंपनी के हवाले किए तो वो लोग इस बात का पक्का शक करेंगे कि बाकी के आधे मैंने हजम कर लिए हैं। उन्हें ये कहूँगा कि देवराज चौहान से आधे आधे का सौदा किया था तो मेरी बात का कभी विश्वास नहीं करेंगे। यानी कि मैं आधे आधे के हिसाब में बिना वजह फंस जाऊंगा। इसलिए जब भी हीरे हाथ में लगे तो मैं देवराज चौहान को धोखा देकर सारे हीरे ले लूँगा। देवराज चौहान को धोखा देना आसान होगा क्या? मैं नहीं जानता। रंजन तिवारी गंभीर था। लेकिन इस बात की पूरी कोशिश करूँगा। क्या ख्याल है? हीरे मिल जाएंगे? देखते हैं अंधेरे में हाथ पांव मारने का कोई फ़ायदा होता है या नहीं। रंजन तिवारी ने होठ बींचकर कहा। मेरे ख्याल में तो हीरे इन हालातों में एक ही आदमी के पास हो सकते हैं। किसके? अभी मेरी सोचों को फैसले पर पहुंच लेने दो। रंजन तिवारी ने गहरी सांस लेकर कहा और आंखें बंद कर ली। टेम्पो के आगे बढ़ते ही बुझे सिंह ने चैन की लंबी सांस ली। उस्ताद जी, भूतों से पीछा छूटा। खामखा ही फंस गए थे। जान छूटी। अब तो घर बैठकर आराम से खाते रहेंगे जब तक वो नोट देता रहेगा। अब तो मैं मक्खन भी डबल डाला करूँगा और 2 रोटियां भी ज़्यादा खाया करूँगा।
अब तो तुसी ये भी नहीं कह सकोगे कि मैं ज़्यादा खाता हूँ। माल मालका दा और खाने वाले हम। क्यों उस्ताद जी, मज़ा आ गया। अमृतलाल खामोश गंभीर था। तुसी चुप क्यों हो उस्ताद जी, बुझाया। अमृतलाल गंभीर स्वर में कह उठा, मेरा बाप कहता होता था कि बैठकर हराम की रोटी नहीं खानी चाहिए। जो खाता है वो कभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसता है। आपके बाबूजी कहते थे तो ठीक ही कहते होंगे। बुझेसिए ने सिर हिलाया। लेकिन बैठकर खाना भी तो कोई आसान काम नहीं। हजम करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तेरे को 10,000 की गड्डी नज़र आ रही है और मेरे को लग रहा है हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। कोई यूं ही किसी को 10,000 की गड्डी थोड़े ही दे देता है। तुसी कहते तो ठीक हो, पर अब कितना की जाए, करना क्या है। दौड़ चलते हैं। कहाँ पे? अमृतलाल सोचने लगा। क्या सोचने लगे? तूने अपनी बहन से मिलने गांव जाना है ना? अमृतलाल बोला। हाँ, वो तो जाना है। चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। कुछ दिन वहीं बिता दूँगा। वाह जी वाह, एते मज़ा ही आ गया। उस्ताद जी, ये तुसी मेरे गांव नहीं जा रहे, बल्कि आपके ग्रह आपको मेरे गांव ले जा रहे हैं, मेरी बहन से आपका ब्याह कराने। चुप कर, मैं सच कह रहा हूँ जी। तोते वाले ज्योतिषी ने ठीक ही तो कहा था कि जिससे मेरी बहन की शादी होगी उसके पास एक बार बहुत बड़ी दौलत आएगी। आपके पास भी तो आई, लाखों के हीरो के रूप में। वो हमें मालूम नहीं, हीरो को हम संभाल नहीं पाए और हाथों से निकल गए। ये अलग बात है, पर ये बात तो अपनी जगह ठीक है कि मेरी बहन की शादी आपके साथ। तू ऐसे ही बोलता रहा तो मैं तेरे गांव नहीं जाऊंगा। अमृतलाल जल्ला उठा। मैं नहीं बोलता जी। लो चुप कर गया। तुसी गांव ते पहुँचो, ग्रह सारा मामला फिट कर देंगे। बुझेसिए का चेहरा खुशी से चमक उठा। वैसे उस्ताद जी, क्या हीरे हमारे टेम्पो में हो सकते हैं? मालूम नहीं। कोई बात नहीं, गांव पहुंचकर टेम्पो दा पुर्जा पुर्जा करके देख लेंगे। अब पाओ टॉप गियर और चलो सीधे गांव। मेरी बहन आपको देखकर खुश हो जाएगी कि आप कितने अच्छे बंदे हैं। तोते वाले ज्योतिषी से भी मिलेंगे, वो भी आपको देखकर खुश होगा। 150 चढ़ा देना उसके चरणों में। वो जो ज़मीन उसने घेरी थी उस पर चारदीवारी करने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत तो होगी ही। जगमोहन हक्का बक्का सा देवराज चौहान और सोहनलाल को देखने लगा। माँ, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को स्टेपनी में हीरे नहीं मिले? जगमोहन के स्वर में कूट कूट कर अविश्वास के भाव भी भरे हुए थे। टेम्पो में लगी वो सामान्य स्टेपनी थी। बीच में ट्यूब मौजूद थी, उसमें हवा थी। देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला, और टेम्पो वाले का कहना है कि वो स्टेपनी उसकी नहीं है, यानी कि किसी ने उसकी स्टेपनी निकाल कर वहाँ दूसरी रख दी। और ये काम वही कर सकता है, वही करेगा जो कि ये जानता हो कि स्टेपनी में ट्यूब के बदले हीरे भरे पड़े हैं। कोई कैसे जान सकता है? किसी को मालूम ही नहीं था कि मैंने स्टेपनी में हीरे रखे हैं। जगमोहन के होठों से निकला। बेचैनी के भाव चेहरे पर नाचने लगे थे। तुमने जब स्टेपनी में हीरे रखे तो वहाँ कोई और था? नहीं, मैंने गाय भैंसों का पूरा तबेला चेक किया था, वहाँ कोई नहीं था। न ही मैंने किसी को देखा था वहाँ। और दोनों पुलिस वाले भी तब आए थे जब मैं सारे काम से
फुर्सत पाकर हाथ धोकर आराम से उनके पास आने का इंतज़ार कर रहा था। ऐसे में किसी को कैसे मालूम हो सकता है कि मैंने हीरो को कहाँ रखा। जगमोहन होठ बीचे कह रहा था, कहीं कोई गड़बड़ है, पक्के तौर पर गड़बड़ है। कोई नहीं जान सकता था कि मैंने टेम्पो की स्टेपनी में उन हीरो को छिपाया है। क्या गड़बड़ हो सकती है? सोहनलाल ने पूछा। मैं क्या कह सकता हूँ? जगमोहन ने उखड़े स्वर में कहा। हो सकता है तब तबेले में कोई और हो और उसने। देवराज चौहान ने कहना चाहा। नहीं, जगमोहन पक्के स्वर में कह उठा। तबेले में उस वक्त कोई नहीं था। हीरो को स्टेपनी में छिपाते वक्त मुझे किसी ने नहीं देखा। यह बात मैं पक्के तौर के साथ कह सकता हूँ। फिर तो ये मामला बहुत उलझ गया। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें हीरे छिपाते किसी ने नहीं देखा और किसी ने स्टेपनी ही बदल दी। ऐसे में उस इंसान को ढूंढना आसान काम नहीं। वो आसानी से हमारे हाथों से बच सकता है। उसकी हवा भी हमें नहीं लगेगी। तुम्हारा मतलब है कि हीरे अब हमें नहीं मिलेंगे? जगमोहन परेशान हो उठा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु मेरा ख्याल यही है। तुम्हारी बात सुनने के बाद हीरो का मिल पाना संभव नहीं रह गया। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। जगमोहन के चेहरे को देखकर ऐसा लगने लगा जैसे सब कुछ लुट गया हो। अब सोहनलाल ने देवराज चौहान को देखा। सबके चेहरे और आंखों में एक ही सवाल था। अब हमारे पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। जिधर भी देखो इस बात की उलझन है कि टेम्पो की स्टेपनी किसने बदल दी। किसे मालूम हो गया कि स्टेपनी में हीरे हैं, जबकि ये काम अकेले में किया गया था। कौन हो सकता है वो? उसे इन हालातों में ढूंढ पाना आसान नहीं। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। ऐसे में रंजन तिवारी के साथ मिलकर कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। हीरे मिल गए तो वो आधे ले जाएगा। जगमोहन एकाएक और भी परेशान हो उठा। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। पहले मिल तो लेने दो। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। मुझे तो मिलते नजर नहीं आते। देवराज चौहान और सोहनलाल दादर स्टेशन के बाहर पहुँचे तो रंजन तिवारी ने वर्मा से उसका परिचय कराया। तुम्हारे यहाँ आने का मतलब है कि तुम्हें मेरी बात मंजूर है? रंजन तिवारी ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, देवराज चौहान आते जाते लोगों को देखता हुआ बोला। जो हालात सामने हैं उन्हें देखते हुए तुम्हारे साथ मिलकर हीरो को तलाश करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं। कहीं बैठकर बात करते हैं जहाँ स्टेशन के आसपास बहुत होटल हैं। सोहनलाल कह उठा। आओ। उन्होंने होटल में कमरा लिया और बातचीत के लिए बैठ गए। सबके चेहरों पर गंभीरता और सोच ही नज़र आ रही थी। जया केटली को पुलिस ने बंगले से बरामद कर लिया होगा, रंजन तिवारी बोला। मतलब कि तुमने पुलिस को फ़ोन किया होगा कि वो वहाँ बंगले पर है। देवराज चौहान ने उसे देखा। हाँ, रंजन तिवारी ने सिर हिलाया। जब तुम टेम्पो ड्राइवर अमृतलाल के घर थे, नानकचंद तुम्हारे साथ, सोहनलाल जगमोहन के साथ किसी डॉक्टर के पास था, केसरिया बंगले में मरा पड़ा था और जया केटली बंगले में सिर्फ तुम्हारे एक साथी के साथ थी। तब पुलिस को फ़ोन किया था कि जया केटली वहाँ है। पुलिस को वहाँ 2 लाशों के अलावा कुछ नहीं मिला होगा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। रात को अमृतलाल के घर आते हुए जया केटली को उसके बंगले पर छोड़ दिया था। ओह,
रंजन तिवारी ने कहा, पुलिस तुम लोगों को ढूंढने के लिए पूरी से भी ज़्यादा कोशिश कर रही होगी। तुम अपनी बात करो। सोहनलाल ने उसे देखा। हमें सिर्फ 4.5 अरब के हीरो के बारे में बात करनी चाहिए कि उन्हें कौन ले गया। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर कहा, हम लोग इसी बात के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तुम्हारे ख्याल से यह काम कौन कर सकता है? रंजन तिवारी बोला, मेरी नज़रों में ऐसा कोई नहीं है जिसे मालूम हो सके कि हीरे टेम्पो की स्टेपनी में है और वो आराम से स्टेपनी बदल दे। जगमोहन ने गाय भैंसों के तबेले में हीरो को स्टेपनी में रखा था। जगमोहन के मुताबिक वहाँ तब कोई नहीं था, लेकिन 1% मैं इस बात का चांस लेता हूँ कि तबेले में तब वहाँ कोई था जिसे जगमोहन नहीं देख सका। उसी व्यक्ति ने मौका पाकर कहीं हीरो वाली स्टेपनी बदल दी। देवराज चौहान के खामोश होते ही कुछ पल के लिए वहाँ चुप्पी रही। ऐसा भी तो हो सकता है। प्रीतम वर्मा ने रंजन तिवारी को देखा। हाँ, हो सकता है। जो कुछ भी सामने है उसे देखते हुए कोई भी चांस छोड़ना गलत होगा। रंजन तिवारी ने सोच भरे स्वर में कहा, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से टेम्पो हवलदार सुच्चाराम और कांस्टेबल ओमवीर के हाथ लगा। जब जगमोहन पकड़ा गया, सबकी निगाह रंजन तिवारी पर हो गई। टेम्पो को सुच्चाराम और ओमवीर ने पकड़ा। जगमोहन को भी इन्होंने ही गिरफ्तार कर लिया। फिर वे पुलिस स्टेशन पहुँचे। शाम को इत्तेफाक से टेम्पो का मालिक अमृतलाल पुलिस स्टेशन पहुँच गया और ओमवीर ने टेम्पो लिखापढ़ी के बाद अमृतलाल के हवाले कर दिया। अगले दिन सुबह अमृतलाल टेम्पो में माल लादकर सीमापुर चला गया और उससे अगले दिन सीमापुर से लौटा तो तुमने उसे पकड़ लिया और जब स्टेपनी देखी गई तो उसमें हीरे नहीं थे। स्टेपनी ही बदल दी थी किसी ने। अब देखना ये है कि जगमोहन के हीरो को छिपाने के बाद टेम्पो किन किन हाथों में गुजरा। उनमें से ही किसी ने हीरो को पा लिया है, या फिर यूँ कहा जा सकता है कि इत्तेफाक से भी किसी को हीरो के बारे में मालूम हो गया होगा और हवलदार सुच्चाराम, कांस्टेबल ओमवीर, अमृतलाल और बुझे सिंह, देवराज चौहान ने रंजन तिवारी को देखा। टेम्पो इन चारों के पास रहा। हाँ, रंजन तिवारी ने सिर हिलाया और इन चारों में सबसे कमीना कांस्टेबल ओमवीर है। आज बस यहीं तक। बाकी की कहानी अगले अंक में।